टॉपिक आज का, तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूं क्लास को ताकि तुम बैकअप फाइल तुम्हारे पास मिल जाए कुछ दिनों के बाद। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज का हमारा जो है फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर हम समझेंगे एक मेन हमारा टॉपिक रहेगा प्लानिंग। ध्यान देना, जो हम लोग डेफिनेशंस में कवर कर चुके हैं। जब डेफिनेशन मैनेजमेंट समझा था तब हमने ये डेफिनेशन ही हमारे इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ध्यान देना, और फंक्शंस ही तुम्हारे कौन कौन से इंडिविजुअली, वो हमारा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इन्हीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मैनेजमेंट टीम को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर है। ध्यान देना, यानी कि वो अगर मैनेजमेंट है तो अपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, सीक्वेंस परफॉर्म करेगी, कौन सा पहले कौन सा बाद में करेगी, और उसमें सब कैटेगरीज तुम्हारे कितने तरीके के होते हैं। हम ये सब चीज कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हमारे सिलेबस में 5 सिंगल चैप्टर हमें दिया गया है, ठीक है। मतलब हमारे कितने होते हैं फंक्शंस, हमारे 5 मेन फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन 5 सिंगल फंक्शन के बारे में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। ध्यान देना, और पूरा मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा मैनेजमेंट जो होता है, अगर मैक्सिमम मार्क्स में देखूं तो इन्हीं 5 फंक्शंस में से हमारा आता है। अगर टॉपिक समझ लेंगे कॉमर्स का, लर्न करने में बहुत ही आसान होगा। बाकी नोट्स जो मेरा स्लाइड है, जो पीछे अपने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं तुम लोग को, वहां तुम क्लियरली विजिबल होगा इस तरीके से। तो आज का टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां हम बेसिक्स बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक फर्स्ट होने वाला है वो है फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां मैं डिस्कस करूंगा कि जब बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के बारे में तो कैसा कैसा फंक्शन होता है, एक मैं तुम्हें क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा आज। सेकंड बात करूंगा कि उन सभी फंक्शंस में से जो हमारा मेन जो हम बात करेंगे आज को, हमारा प्लानिंग की मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है मैनेजमेंट प्रोसेस में। फिर हम बात करेंगे स्टेप्स या कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, और लास्ट हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक इस वीडियो में, वो हमारा होने वाला लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो मैं फर्स्ट बात करूं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये होता क्या, पहले बात करूं तो फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन मतलब भी एक्टिविटी होती है, वो हमारे 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो हमारा होता है मैनेजरियल एक्टिविटी या इसे कहते हैं मैनेजमेंट एक्टिविटी, एक हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान देना, तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ही क्या, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना रेवेन्यू अर्न करता है। मैं रिपीट कर दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन लाइन ऑफ फंक्शन, मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी हमारा होता है। इन्हीं एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसे अर्न करती है, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बिजनेस कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर एंटरप्राइज कहते हैं, वो चल सके। तो बिना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी, मतलब पैसे नहीं कमा पाएगी, प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। तो मेरे अगर मैं आपके स्क्रीन बताऊं तो स्क्रीन के राइट साइड अगर आप देख पा रहे होगे तो हमारे पास है ऑपरेटिंग फंक्शंस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बता देते हैं। ये फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना ही है, ये कोर हमारे फंक्शंस बन जाते हैं। तो बात करूं मैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, तो कौन कौन से होते हैं। पहला मुझे यहाँ मिल रहा है प्रोडक्शन। ध्यान देना, प्रोडक्शन मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस के लिए बता दूं अभी, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होता है जहां फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल मान के चलो आयरन ओर लेके चलो, हम इस आयरन ओर से अगर आयरन बना रहे हैं या फिर स्टील बना रहे हैं, तो आयरन से स्टील बनने का प्रोसेस ही हमारा क्या है, एक प्रोडक्शन है, जहां हम किसी फिजिकल इनपुट को चेंज कर रहे हैं किसी फिजिकल आउटपुट में। ध्यान देना, तो वह ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन 2 तरह की चीजों का होता है, एक तो फिजिकल गुड्स या फिर विजिबल गुड्स कह सकते हैं, एक हमारा होता है इनविजिबल गुड्स या जिसको हम सर्विस नाम देते हैं। ध्यान देना, आगे बात करूं मार्केटिंग, तुम्हारे कॉमर्स में एक सिंगल सेक्शन है, पूरा चैप्टर भी नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन तुम्हारा मार्केटिंग के ऊपर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा आउटपुट है, उसके इंफॉर्मेशन को जो कंज्यूमर्स उसके हैं उन तक मैं कैसे पहुंचाऊं, उसे कहते हैं मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट किस काम में आता है, कैसे कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट तुम्हारे हैं, फॉर एग्जांपल वो किन के लिए यूजफुल है, कौन से खरीद सकते हैं, क्या उसका फीचर्स है, इन सभी का इंफॉर्मेशन एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की एक्टिविटी को हम कहते हैं मार्केटिंग। ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करूं परचेसिंग, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल करने के अलावा परचेस भी करता है, परचेस करता है रॉ मटेरियल्स के साथ, ये कह सकते हैं परचेस करता है इनपुट्स का हमारा, तो ये एक्टिविटी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। आगे बात करूं फाइनेंसिंग, ध्यान देना,
तो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए इनिशियल लेवल पर कुछ पैसे चाहिए, कुछ फंडिंग चाहिए, उसे कहते हैं फाइनेंसिंग। तो ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। आगे बात करो पर्सनल, ध्यान देना, जो हमारे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो उनके हायरिंग, उनका फायरिंग फॉर एग्जांपल, उनको रखना जॉब पर, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, इसे भी तुम्हारे चलाते पर्सनल एक्टिविटी के अंदर चले आते हैं। तो ये तुम्हारे वो मोटा मोटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये एक्टिविटी जिस हम ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद मुझे प्रॉफिट अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, इन सभी को हेल्प कौन सा एक्टिविटी करता है? वो मेरा हो गया जो अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देखेंगे मैनेजर फंक्शन, ध्यान देना। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करे, इफेक्टिवली प्रोवाइड करे, एफिशिएंटली प्रोवाइड करे, सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्लोज हो, कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमको परफॉर्म करना पड़ता है मैनेजर एक्टिविटी, ध्यान देना। पढ़ना हमारा मेन काम है स्कूल में जाके, लेकिन अच्छे से पढ़ना फॉर एग्जांपल, ताकि मार्क्स अच्छे से आ सके। तो यहां तुम समझना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी खाली पढ़ना हो गया, और एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, कैसे पढ़ूं, किस दिन क्या कम पढ़ूं, किस दिन में क्या ज्यादा पढ़ूं, इनको कह लो कि तुम्हारे होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन, ध्यान देना, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं। उसमें कौन कौन सी? प्लानिंग, ध्यान देना। हम प्लानिंग पांचों ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कहे तुम, ऑर्गेनाइजिंग पांचों फंक्शंस के रिगार्डिंग करते हैं। हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब मैनेजर फंक्शन से ईच फंक्शन वो पांचों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग प्रोडक्शन के लिए होता है, नहीं, प्लानिंग प्रोडक्शन के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, परचेसिंग के लिए भी, फाइनेंसिंग के लिए भी, पर्सनल के लिए भी, ध्यान देना। ऑर्गेनाइजिंग भी प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग भी मार्केटिंग के लिए, मतलब ईच ऑपरेटिंग फंक्शन के लिए हमको सभी तरह के मैनेजमेंट या मैनेजर फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो एक बार मैं तुमसे रिप्लाई दूंगा व्हाट्सएप में कि क्या तुम लोग को अब तक जो मैं समझाया समझ में आ रहा है। मुझे आराम से जाओ व्हाट्सएप वाले ग्रुप में और मुझे रिप्लाई दो यस और नो। मैं चेक करता हूं, जरा सा फास्ट फास्ट कर देना, लेकिन मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। सब लोग रिप्लाई करना जो अभी देख रहे हैं ऑनलाइन। ओके, मोटा मोटी मुझे रिप्लाई मिल गया, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो मैंने इसलिए रिप्लाई देने के लिए मैंने बोला कि समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास 5 बड़े चैप्टर और 5 चैप्टर्स के अंदर इतने सारे टॉपिक्स है कि बिना समझे माइंड में रख नहीं पाएंगे, तो वहां दिक्कतें होंगी। एनीवे, चलते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में, तो मेरे सिलेबस में जो हमारा है पहला चैप्टर आता है हमारा प्लानिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का लिमिटेशन और प्लानिंग का इंपॉर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग फंक्शन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने में। तो अगर मैं बोलूं प्लानिंग, तो इसका मतलब जो प्लानिंग डेफिनेशन मुझे पढ़ना है, इसका मतलब बस यूं ही अगर मैं बताऊं तो मुझे कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीजें मुझे बोलनी पड़ेंगी जो मेरा प्लानिंग बनता है। बस क्या करना है फ्यूचर में, इसके रिगार्डिंग प्लान बनाने से नहीं होगा प्लानिंग, बल्कि प्लानिंग में कुछ चीजें मेरी और होती है इंक्लूड, जो कुछ इस तरीके से। तो मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। ये बहुत ही जरूरी है कि मैं फ्यूचर में क्या करने जा रहा हूं, डिसाइड करना एडवांस में, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन किस चीज के रिगार्डिंग? द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ध्यान दें। तो हमें डिसाइड करना है पहला चीज, जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं वो मैं कैसे करूं, गिवन टाइम में क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। आगे बात करूं फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाऊं तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग मेरे क्या क्या मेथड हो सकते हैं, या बात में करूं अलग अलग मेरे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि हर एक तरीका फॉर एग्जाम्पल सही टाइम पे मुझे ऑब्जेक्टिव दे अचीव पे जरूरी नहीं है, सही कॉस्ट पे मुझे दे जरूरी नहीं है। तो हम लोग डिफरेंट ऑल्टरनेट या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लान्स रेडी करते हैं, और एंड में जो प्लान्स सबसे बेस्ट सुटेबल हमारा होता है उन प्लान को हम लोग चूज करते हैं। इससे एक बेनिफिट भी है, अगर हमारे पास मोर देन वन प्लान बन जाते हैं तो कहीं अगर प्लान 1A काम ना आए तो हमारे पास प्लान बी रेडी हमारे पास होता है। दो चीज ध्यान देना कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इन टाइम, उसके रिगार्डिंग प्लान होता है। अगर मैं बताऊं तो अभी तुम पढ़ोगे आगे जाके कि ये ऑब्जेक्टिव का प्लान करना जरूरी क्यों है। ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करूं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं सिंगल सिंगल बात नहीं करूंगा, मैं कैटेगराइजेशन से बात करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इकोनॉमिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, हमारे नेशनल भी होते हैं, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं।
तो हर दिन यहाँ पे कह सकते हैं हर टाइम पीरियड पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव में पहले अचीव करूं ये हमेशा प्लान करना पड़ता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान से पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है बहुत सारे मेरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जहां पे दिक्कत आता है प्रायोरिटी चूज करने में। तो प्लानिंग में कौन सा मुझे ऑब्जेक्टिव पहले चूज करना है, मतलब मेरा प्रायोरिटी जो मेरा सेट करना, वो यहाँ पर होता है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में करूं, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मेरे डिफरेंट प्लान्स हैं वो भी इसी स्टेप में बनते हैं, जो हमारा प्लानिंग कहलाता है। और बात करूं, मैंने पहले कह दिया, बनाने के बाद डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन या डिफरेंट प्लान्स बनाने के बाद हम उस प्लान में से एक सिलेक्ट करते हैं जो मुझे लगता है बेस्ट सुटेबल प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, एंड सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन उन्हीं में से। अंडर दिस मेथड इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ध्यान देना। हाउ इज टू बी डन, जो मैंने सोच लिया क्या करना है उसको मैं कैसे करूं, ध्यान देना। कौन सा मेथड यूज करूं, कौन सा प्लान यूज करूं। व्हेन इज टू बी डन, कितने टाइम पीरियड में चीजों को करना है, बिकॉज टाइम होना चाहिए उसके अंदर। आगे बात करूं, एंड बाय हुम इज टू बी डन, मतलब कौन सा मैं जो ह्यूमन रिसोर्स से करने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्वालिटीज चाहिए, कौन ह्यूमन रिसोर्स उस काम को करेगा, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इन सभी का रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, बिफोर हैंड प्लानिंग डिसाइड करते हैं, वो सभी इन स्टेप में होता है। ध्यान देना, किसी प्लान में तीन चीजें होती हैं। पहला, डिसाइडिंग बिफोर हैंड, क्या डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइम में। सेकेंड, डिफरेंट प्लान्स बनाना। थर्ड और बात करो, डिफरेंट प्लान में से जो बेस्ट प्लान को चूज करना। ये तीन चीजें होती है इन्वॉल्व प्लानिंग में, ध्यान देना। अब अगर मैं आगे बात करूं, लेट मी चेक, समवन इज ट्राइंग टू जॉइन, नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब टॉपिक हमारा आगे जो है, प्लानिंग हमने समझ लिया। अब प्लानिंग के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ मुझे मिलता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ध्यान देना। आई रिपीट, यहाँ मुझे मिलता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो मैं प्लानिंग करने जाऊं, प्लानिंग तो खुद में एक प्रोसेस है, ठीक है। प्लानिंग किसी एक एक्टिविटी को प्लानिंग हम कभी नहीं बोलते, बल्कि प्लानिंग के अंदर अगर मैं देखूं झांक के, तो मुझे उसके अंदर जो अलग अलग मुझे एक्टिविटियां दिखाई देती है। तो पहला एक्टिविटी क्या है, पहला हमारा प्रोसेस का स्टेप क्या है, वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी, अगर मैं पहले ही मुझे बोल दिया जो मैनेजमेंट है, कि जो मैनेजमेंट कुछ भी कर रहा है, कोई भी तुम्हारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से वो गाइडेड है। वो ऑब्जेक्टिव किसके हैं, वो ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो सबसे पहले और भी कहाँ फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे, कोई वहां पे कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मैं किनको पहले अचीव करूं, किनको मैं बाद में अचीव करूं। सब ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक साथ अचीव कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में से, ध्यान दो, सभी ऑब्जेक्टिव्स में से सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही है कि मैं किस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी पे रखूं और किस ऑब्जेक्टिव को मैं सेकेंडरी रखूं, ध्यान देना। तो इस स्टेप में ये साइड हमारा होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा प्राइमरी, कौन सा मैं सेकेंडरी होने वाला है। आगे बात करूं डेवलपिंग प्रोमाइसेस। देखो, हर ऑब्जेक्टिव का अलग अलग नीड होता है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किया नंबर 1 वाले स्टेप या प्रोसेस में, ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या कंडीशंस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको डेवलप करना, उनको अरेंज करना, ध्यान देना, उनके बारे में सोचना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अकाउंट्स में तुमको हाई मार्क्स, अच्छा मार्क्स लेकर आना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अलग होगा। क्यों, अकाउंट से तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर है। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे इंग्लिश में अच्छा नंबर लेके आना है, तो इंग्लिश तुम्हारा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए तुम्हारा अलग होता है स्ट्रैटेजी। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट प्रोमाइसेस भी मुझे चाहिए। जो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किया नंबर 1 वाले स्टेप से, वही मुझे उसी के रिगार्डिंग हम डेवलप करते हैं प्रीमाइसेस या कंडीशंस या फिर सर्कमस्टांस, ध्यान देना, जो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किया पहले अचीव करने के लिए। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मेरे कोर्स ऑफ एक्शंस है, अब उसके रिगार्डिंग 5, 6, 3, 4 जो भी हो, डिफरेंट नंबर्स ऑफ हम लोग जो है वे तलाशते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। मतलब कह लो स्ट्रेटेजी, चलो कह लो प्लान ए ठीक है, प्लान बी ठीक है, प्लान सी ठीक है, प्लान डी, मतलब जितने भी प्लान्स बन सकते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर एग्जांपल, उनको हम बनाते हैं ताकि उन पांचों में से चूज कर सके हम, फॉर एग्जांपल कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। हम कभी शॉपिंग पे जाते हैं, तो जो स्मार्ट शॉपिंग जो करता है, फॉर एग्जांपल वो अगर मान लो टी शर्ट चाहिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर अलग अलग कलर के 5-6 जितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो पहले शॉर्टलिस्ट करता है, और पहले शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम करते हैं सिलेक्ट। यहां भी सेम चीज, हम जाके बस उठाया प्लान, एक पिक किया हमने और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम लोग डिफरेंट
अल्टरनेटिव्स में से हम लोग को बेस्ट चूज करना है। तो पहले वो शॉर्टलिस्ट होते हैं प्लान्स, उसके बाद हम लोग करते हैं अगले स्टेप में सिलेक्टिंग फ्रॉम दी अल्टरनेटिव्स। मतलब जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो मैंने डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं, 5 में हो न 5 नंबर्स हो चाहे 10 नंबर्स हो, अब उस 10 को अच्छे से एनालाइज करके उन सभी का रिजल्ट, उन सभी का आउटकम्स, उन सभी का फ्यूचर देखकर उनमें से जो बेस्ट प्लान होता है, वो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो उनमें से एक प्लान को अगले स्टेप यानी कि सिलेक्टिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव्स में से चूज करते हैं। अब तो प्लान हमारा चूज हो गया, तो अगला स्टेप क्या बचा? इंप्लीमेंट का बचेगा हमारा प्लान। अब जो प्लान हमने प्लान ए या प्लान डी हमने चूज किया फॉर एग्जांपल, उसमें से अब उस प्लान को बारी है इंप्लीमेंट करने का। अब उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम अगले फंक्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन का मैं स्टेप आ गया। अब ध्यान देना, इंप्लीमेंटेशन के बाद हर किसी को पता है टॉप मैनेजमेंट का जो पढ़ा लिखा है कि जब हम प्लान करते हो तो फ्यूचर हो गया, सभी काम फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंगली चले जरूरी नहीं है, तो हर एक बैकअप प्लान हमेशा जरूर रखना चाहिए। तो क्या करते हैं कि फॉलोअप प्लान जरूर रखते हैं कि कहीं प्लान ए जो मैंने इंप्लीमेंट किया है फॉर एग्जांपल, अगर वो उस टाइम जाकर ठीक से काम नहीं किया तो हमारे पास फॉलोअप प्लान रेडी होना चाहिए, ताकि जो प्लान चेंज करने में जो टाइम लगे वो बहुत ही कम से कम लगे। अगर तुम्हारे पास 2 प्लान है, तुमने बिफोर हैंड कर लिया कि मैं प्लान ए इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, लेकिन अगर प्लान ए जो मेरा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी में साथ ही साथ बनाया था, तुरंत इंप्लीमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं फॉलो प्लान ना बनाऊं तो वहां पे एक डिफिकल्टी आएगा कि अगर प्लान ए फेल होता है तो हमें और टाइम लगेगा प्लान बी रेडी करने में। उस तब तक क्या होगा, हम जो भी थ्रेट, ये जो भी हमारे पास चैलेंजेस है, वो हमें अफेक्ट नेगेटिवली करके चला जा चुका होगा। तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि हम फॉलो प्लान बी रेडी करते हैं। अगर इंप्लीमेंटेशन के बाद जरूरत पड़ा तो हम फॉलो प्लान को यूज करते हैं, वरना इंप्लीमेंटेशन के बाद नॉर्मल चलते जाता है। और एक बेसिक फैक्ट या बेसिक एक्सपीरियंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्टीज तो आती ही है, फॉलो प्लान से यूज होता ही है। तो अगर मैं बात करूं, ये 7 हमारे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्लानिंग प्रोसेस को काम में देते हैं। किन्हीं बुक्स में ये स्टेप्स 8 भी हैं, किसी में 7 भी हैं, तो ध्यान रखना 7 ही लेजिटिमेट है। एक बढ़ा दो बीच में से कहीं निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो 7 स्टेप्स को ही अपने हाथों में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी स्टेप्स के बारे में मैं सिंगल बात करूंगा, ठीक है, कि किसमें क्या होता है। मैंने समझा दिया पहले ही। एक काम करूंगा, मैं रेफरेंस देकर मैं रीड करता हूं, जहां मुझे लगेगा समझाने का मैं समझा दूंगा। चलो, तो पहला हमारा जो आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, वो हमारा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहां बात करूं, दिस इज प्राइमरी स्टेप, मतलब पहला स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने पहले कह दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव्स एक बार में अचीव तो होते नहीं है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, उन सभी में से प्रायोरिटी सेट किया था कौन सा मुझे ऑब्जेक्टिव पहले चूज करना है, what an organization wants to achieve। ठीक है, the planning process begins with the setting of objectives. Objectives are end results which the management wants to achieve by its operation। ध्यान देना, मतलब मैं स्टार्टिंग में ही एंड का सोच रहा हूँ, मुझे एंड में क्या चाहिए, ध्यान देना, और उस एंड को दिमाग में रखकर मैं आगे का पूरा काम कर रहा हूँ। आगे बात करूं, सो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या, डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को लेके मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना सभी प्लान जो बनेंगे आगे जाके स्टेप्स सभी कंफ्यूज रहेंगे, वो इफेक्टिव नहीं बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक एंड आर मेजरेबल। ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करूं तो मेरा प्रॉफिट ये मेजरेबल हमारे होने चाहिए, मेजरेबल, कि ना हो कि मुझे ऑब्जेक्टिव ऐसा चूज कर लूं जो मेजरेबल ही ना हो। तो हम लोग कैसे लगा पाएंगे अंदाजा कि जो हमने किया है मैनेजमेंट प्रोसेस वो ठीक हुआ है कि बुरा हुआ। अगर मेजर ना कर पाए तो मोटा मोटी हर एक चीज मेजरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट एक यूनिट तराशती है। लेकिन अब तक इतना काम डेवलपमेंट हो चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में, ध्यान देना कि हर एक ऑब्जेक्टिव अब मेजरेबल है। ठीक है, आगे बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। तो ध्यान देना, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है और उसी सिंगल ऑब्जेक्टिव के बेस, ध्यान देना, अलग अलग डिपार्टमेंट का सब ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल छोड़, लेकिन समझ में तुम्हें आगे और शायद आगे बढ़ते हैं। चलो, एंड देन डिपार्टमेंट्स सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं, सभी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो गाइडेड होता है, वो तुम्हारा मोटिवेटेड होता है, वो इंस्पायर्ड तुम्हारा होता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये बात कहा गया क्लियरली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और बाकी सभी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स उन सिंगल ऑब्जेक्टिव से इंस्पायर्ड या सब डिवाइड तुम्हारे होने चाहिए।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अलग है और डिपार्टमेंट का मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, तो यहाँ भी सेम चीज फॉलो कर रहा है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक दे दिया है। चलो यहाँ लिखा कि मोबाइल फोन कंपनी सेट्स द ऑब्जेक्टिव टू सेल 2000 यूनिट्स विद इन द नेक्स्ट ईयर, विच इज डबल द करंट सेल्स। ध्यान देना, मतलब इस साल अगर 1 लाख यूनिट्स मेरे बिके हैं, तो मोबाइल कंपनी अब चाहती है कि नेक्स्ट ईयर जो है हम सेल करें 2 लाख यूनिट्स, ताकि हमारा प्रॉफिट भी डबल हो। अगर मैं 1 लाख बेचूंगा तो प्रॉफिट मानो कि एक्स होगा, तो कंपनी को पता है कि मुझे प्रॉफिट डबल करना था कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो जाए, तो मुझे नेक्स्ट टाइम क्या डबल सेल करना पड़ता है, प्रॉफिट भी 2x हो। जिसे कहते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव लेके चलो कि नेक्स्ट ईयर 2 लाख पीस मुझे सेल करना है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। अब इसी ऑब्जेक्टिव के बेस पर मैं क्या करूंगा, जो परमाइसेस चीज, जो कंडीशन नेसेसरी, मैं उसे डेवलप करूंगा, मैं उसके रिगार्डिंग काम करूंगा। अगला हमारा होता है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। ध्यान देना, तो प्रीमाइसेस से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब खाली कंडीशंस, बड़ा होता है सर्कमस्टेंस। चलो कह लो, मैं समझा दिया मैंने पहले, फिर से रिपीट करता हूं, इसमें लिखा हुआ है जो, so planning is essentially focused on the future and there are certain events which are expected to affect the policy formation. आगे बात करूं, such events are external in nature and affect the planning adversely if ignored. हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि कभी भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा होता है, जिस एनवायरनमेंट बिजनेस काम करता है, वो होता है बहुत ही वोलाटाइल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हमारा होता है। कौन सा हमारा चेंज क्या कब आएगा नहीं पता, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया है उसके रिगार्डिंग जो एक होना चाहिए डेवलपिंग, जो प्रोमाइसेस हमारा होना चाहिए, हम डेवलप करते हैं इस वाले स्टेप में। देखो भी हमारे पास थ्रेड चले आए तो हमारे पास सफिशिएंट प्रोमाइसेस होना चाहिए, डेवलप सर्कमस्टेंस हमारे पास होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव उससे जो है ग्रेटली इंपैक्ट या अफेक्ट ना हो। ध्यान दें, आगे बात करता हूं। The understanding and fair assessment are necessary for the effective planning. Such events are the assumptions on the basis of which plans are drawn and are known as planning premises. ध्यान देना कि प्लानिंग प्रीमाइसेस यानी प्लान बनाने से ऑब्जेक्टिव मैंने चूज कर लिया। अब उन ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्या क्या मुझे क्राइटेरिया है, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, उन सभी को कंसीडर तुम्हारा जो है वो इस वाले स्टेप में करके एक आइडियल कंडीशन बनाने का कोशिश यहाँ पर होता है। तो एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, चलो यहाँ पे एग्जांपल भी है। द मोबाइल फोन कंपनी हैज सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 लाख यूनिट्स सेल on the basis of the forecast done on the premises of favorable government policy, कि भाई गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसे नॉर्मल रहेंगे हाथों में, कम 2 लाख पे सेल कर पाएंगे। तो इस वाले केस में उन्होंने एक प्रीमाइस डेवलप कर लिया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया। अब उसके फॉलो प्रोडक्शन भी उतना करेंगे ताकि जो है 2 लाख नेक्स्ट ईयर वो लोग सेल कर पाए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा हो गया, तो एक प्रीमाइसेस से आप एक कंडीशन बोलो, जो अगर चेंज हुआ तो शायद हमारा जो है प्लान भी हमारा चेंज होगा नेक्स्ट ईयर, या फिर रियल प्लान चेंज हमारा होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज अगर नहीं हुआ, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 2 लाख करने का, हम आराम से अचीव कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि उस प्रीमाइसेस को इवेल्युएट करते कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बढ़ा दिया, गवर्नमेंट टैक्स अगर बढ़ा दिया, तब सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो आगे इस बेस पे जो प्रीमाइस हम डेवलप किया, अब हम डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ हम प्लान्स बना रहे हैं। हमने जितने भी उसके रिगार्डिंग चैलेंजेस हो सकते हैं सभी को हमने इवैल्यूएट किया, हमने एनालाइज किया। अब उस एनालिसिस के बेस पर हम डिफरेंट प्लान्स बनाएंगे। तो कि इमरजेंसी में अगर प्लान ए इनइफेक्टिव हो जाए तो प्लान बी अगर इनइफेक्टिव हो जाए तो प्लान सी, मतलब बैकअप में प्लान हम रेडी करते ताकि हो सके। तो बैकअप प्लान रेडी करने के लिए हमें कोई एक प्लान नहीं, हमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस स्टेप में देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो वंस ऑब्जेक्टिव सेट, assumptions आर मेड। assumption मतलब क्या, ये चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्ट अपॉन देम। उन assumption के बेस पर अब चलो प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान देना, ठीक है। All the alternative course of action should be identified, ताकि अगर एक प्लान में अगर मैं फेल हो जाऊं तो अगला प्लान तुरंत में इंप्लीमेंट कर पाऊं, तो हमारे पास एडवांस में प्लान्स का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। एग्जांपल है लिखा है मैंने, द मोबाइल कंपनी हैज मेनी अल्टरनेटिव लाइक रिड्यूसिंग प्राइस, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आफ्टर सेल सर्विस फॉर एग्जांपल। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 लाख का हमारा सेल करने का टारगेट हमारा है, लेकिन अगर वो सेल नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो कॉस्ट मोबाइल फोन डिस्काउंट दे देंगे, या तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एड को बढ़ा देंगे। ठीक है,
अगर पहला चीज वो नॉर्मल सेल करने की कोशिश करेंगे, अगर सेल नॉर्मल वे से नहीं हुआ तो दो चीज करेंगे, या तो वो बढ़ा देंगे तुम्हारा प्रमोशन बढ़ा देंगे, एड ज्यादा करेंगे, या फिर वो कॉस्ट ही कम कर देंगे ताकि लोगों को जो डिस्काउंट ज्यादा मिले। अब मोबाइल फोन कम दाम पे अवेलेबल है तो सेल्स बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो यहाँ हमने क्या हमने दो हमने कोर्स ऑफ एक्शन लेके चला हमने कि जहां पर दो में से कोई एक हम इम्प्लीमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं। जो अगला हमारा स्टेप है, जो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया, बना लिया, अब उसमें से कोई भी एक चीज जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इवैल्यूएशन एंड चॉइस फॉर एग्जाम्पल, सभी डिफरेंट प्लान को इवैल्यूएट कर एनालाइज कर कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, करने के बाद हम उसे एक प्लान को चूज कर लेंगे। So this step, the positive and negative aspects of each alternative need to be evaluated in the light of objectives to be achieved. Every alternative is evaluated in terms of lower cost, lower risk, ध्यान देना, high returns. ये तीन बहुत जरूरी होते हैं, ध्यान देना। किसी प्लान को चूज करने के लिए तीन चीजें कि सबसे कम रिस्क हो उसमें, और उसी कम रिस्क में जो मेरा रिटर्न है वो हाई हमारा हो, और जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो हमारा कम से कम हो। आगे बात करूं, within the planning premises and within the availability of the capital. अब एग्जांपल भी यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। The mobile phone company will evaluate all the alternatives and check its pros and cons. ठीक है, कि क्या सेल बढ़ाने के लिए दाम कम करना सही होगा, या फॉर एग्जांपल सेल बढ़ाने के लिए तुम्हारा ऐड करना सही होगा, फिर ऐड को बढ़ाना सही होगा। ध्यान देना, अगर मैं सेलिंग प्राइस कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वहां भी दिक्कत है, वहां भी रिस्क ज्यादा है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर मैं ऐड बढ़ा दूं तो ऐड में तो खर्च होते हैं ना, तभी मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो मैं कौन सा उसमें से चूज करूं जिससे मेरा रिस्क कम हो और प्रॉफिट में ज्यादा हो। मैं तुमसे ही पूछूंगा, बताओ कि मोर इफेक्टिव क्या होगा सेल को बढ़ाने के लिए, ऐड को बढ़ाना कि दाम को बढ़ाना। तुम बिना सोचे जवाब दे नहीं पाओगे, तुमको बहुत सारी चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम बताओगे नहीं ये करना। तो मैनेजमेंट भी सेम करता है कि अलग अलग प्लान्स का जो होता है कि कॉस्ट प्रोस एंड कॉन्स करता है इवेल्युएट अच्छे से, उसके बाद बोलता है गो अहेड विथ दिस प्लान। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ध्यान देना, अब मैंने कर लिया, उसमें से मैं एक प्लान को इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो जो मुझे अच्छा लगा, द बेस्ट प्लान विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान विथ एंड विथ मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स, या फिर रिस्क कह सकते हो, इज अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। इन सच केसेस द मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड जजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि हम जो आज करेंगे उसका इफेक्ट मुझे फ्यूचर में 2-3 महीने के बाद जगह चलेगा पता। तो मैं फ्यूचर को अच्छे से अगर मैं इवैल्यूएट ना करूं, वहां पे डिफिकल्टी होगी, फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है। तो तुम अगर आज ना पढ़ो तो ये तुमका जो इफेक्ट तुमको देगा वो तुमको 3 महीने बाद देगा, तो टाइम बीत चुका होगा, तुम चाह के भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या काम करेगा तुम्हारा रैशनल जजमेंट, तुम्हारा फोरकास्टिंग, तुम्हारा स्किल्स, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। The best alternative example, mobile phone company selects more TV advertisements and online marketing with great after sale service. तो यहाँ पे मैं कि मुझे पता है, मैं जजमेंट कर पाता हूँ इन चीजों के लिए। कि तुम सोचो अगर मैं प्लान 1 चूज करता कॉस्ट को कम कर तो यहाँ सिर्फ एक मोबाइल ही एक मेरा जो मोबाइल का जो ब्रांड है या फिर मॉडल के लिए वही बिकता। लेकिन अगर मैं टीवी में ऐड कर रहा हूँ, मैं दाम मैंने कम नहीं किए, दाम करने का ऑप्शन कम करने का था मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपए बेचता सामान, मैं उसको 80 में बेचता दाम कम करके, तो मैंने 80 रुपए कम नहीं किए, बल्कि मैंने बेचा 100 रुपए में ही, और मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए उस पर्टिकुलर मोबाइल के ऐड करने के लिए। तो ध्यान देना, सिर्फ मोबाइल का ही ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ मॉडल का ही ऐड नहीं हो रहा है, ब्रांड का भी ऐड हो रहा है। तो मैं डबल बेनिफिट मिल गया कि पर्टिकुलर जो सेलफोन का जो है फॉर एग्जाम्पल वो मॉडल तो बिकेगा ही, साथ में अगर कंपनी का भी तो नाम हो रहा है कि कई फॉर एग्जाम्पल रेडमी का नोट 8 प्रो मान के चलो, तो मैं उसको कम दाम करने के बजाय मैंने खूब उसका ऐड किया। इसके रेडमी नोट 8 प्रो के कारण रेडमी का भी ऐड हो गया। तो अगली बार जब कंपनी को नया सेलफोन लॉन्च करेगी तो रेडमी नाम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज का ऐड ऑलरेडी हो चुका है। तो उसने ये चीज जज किया, बोला ठीक है दाम कम करके भी सेम पड़ेगा, दाम ऐड करके सेम पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे डुअल बेनिफिट मिलता है, लोग कंपनी नाम भी जानते हैं। तो देखो आंसर मिल गया, प्लान 2 चूज कर लेते हैं। तो इससे कि हमने प्लान ए में से प्लान चूज कर लिया। अगली बार क्या करते हैं हम लोग, इंप्लीमेंट करते हैं उस प्लान को जो हमने चूज किया। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, इन दिस इज अ स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस केम इनटू द पिक्चर। द स्टेप इज कंसर्न्ड विद डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मैंने प्लान चूज किया वो मुझे करना है इस स्टेप में, मतलब इंप्लीमेंट कर ही देना है, कि बस चूज के छोड़ देना नहीं, इंप्लीमेंट भी उसे करना है। So in this step, managers communicate the plan to the employees, ध्यान देना। देखो मैनेजर का काम है
प्लान बनाना, ठीक है, प्लान को हरी झंडी देना, प्लान को आगे बढ़ाना, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे होते हैं एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट पता है जो हमने प्लान बनाया थॉरो स्टडी के बाद बनाया, लेकिन सेम कॉन्फिडेंस हमारे एम्प्लॉय के अंदर भी हो, इसके लिए चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ध्यान देना, ठीक है। So communicate the plan to the employees clearly to convert the plans into action. अगर एम्प्लॉय के मन में कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो पॉसिबली जो प्लान अच्छे से हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इस वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज जो काम एक्चुअल परफॉर्म करने वाले हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो प्लान अब एक्शन में तब्दील हो जाए। प्लान एक्शन में यूं ही चेंज नहीं होता जब तक कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो, और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जो एम्प्लॉयज हैं या जो इम्प्लीमेंटर फॉर एग्जाम्पल वो भी सेम बिलीफ के साथ इसी को इंप्लीमेंट करें। आगे दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, ध्यान देना। आगे बढ़ो, चलो एग्जांपल यहाँ पे द मोबाइल फोन कंपनी हायर्स सेल्समैन ऑन लार्ज स्केल, ध्यान देना, ताकि प्रमोशन कर पाए। तुम्हारे पास इस प्रमोशन में तुम लोग लकी हो, तुम्हारे कॉमर्स में एक सेपरेट चैप्टर, चलो कह लो मार्केटिंग के अंदर ही एक सेक्शन है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ध्यान देना। और तुम पढ़ो कैसे होता है। यहाँ पे समझो कि उसने क्या किया कि बहुत सारे सेल्समैन हायर कर लिए जो मोबाइल को फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं अलग अलग मार्केट में जाके, अलग अलग दुकानों पे जाके। हिट्स टीवी एडवर्टीजमेंट, ध्यान देना, ताकि लोग टीवी पे देख के इन्फ्लुएंस हो तुम्हारे। एंड स्टार्ट्स ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग। एंड सेटअप सर्विस वर्कशॉप, अगर मैं सेलफोन परचेस करूं, सेलफोन नया हो और मुझे ये ना चले पता है कि अगर खराब हो गया तो हमारे एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है, तो अंदर आफ्टर सेल्स सर्विस को स्टैब्लिश करना भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि आफ्टर सेल्स सर्विस का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है, स्पेशली सर्विस सेंटर का। इलेक्ट्रॉनिक से खराब तो हो गए, तो हर कोई नया ब्रांड लेने से पहले चेक करता है क्या हमारे एरिया में उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। खराब अगर हो गया तो क्या मुझे मुंबई से दिल्ली जाना पड़ेगा क्या, इसलिए ध्यान देना वो लोग इसे प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। इसलिए प्लान तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब लास्ट में जो है प्लानिंग प्रोसेस जो फंक्शन हमारा वो है फॉलोअप प्लान्स। अगर एड से भी ध्यान देना अगर नहीं हुआ उस चीज काम, तो हम क्या करेंगे, कोई और हल्का सा कुछ डिस्काउंट देकर हम उस चीज को सेल करने का फिर से कोशिश करेंगे। सो मॉनिटरिंग द प्लान्स कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड फॉलोअप, ध्यान देना। कि प्लान मुझे पता है, बेसिक फैक्ट मैंने पहले बोल दिया कि हर एक प्लान जो मैंने बनाया बिफोर हैंड वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, एग्जैक्टली वैसा ही काम कर जो मैंने सोचा है, जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो फॉलोअप करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं वो प्लान कितना इफेक्टिव हुआ, एक स्टैंडर्ड्स के वजह से ध्यान देना हम करते हैं, उसको करते हैं मेजर, ध्यान देना। और उसके बाद हमारा स्टेप है कंट्रोलिंग वाला, जहां पढ़ेंगे हम लोग उन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। So monitoring of plans is very important to ensure that plans are being implemented according to the schedule. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ हम लोग वो चेक करें जो हमने इम्प्लीमेंट मुझे करना है वो इम्प्लीमेंट तो ठीक से हुआ है ना, रिजल्ट तो अब बाहर के हाथ में है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में था, तो इम्प्लीमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजंस ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच सेट स्टैंडर्ड्स आर डन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। यहाँ हमने फॉलोअप कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, हम यहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन जो रिजल्ट हमारा है वो हमारा मेजर हो सके। यहाँ पे फॉलोअप ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल कि टेस्ट स्कूल्स में क्यों होते हैं कि जो तुमको पढ़ाया गया एक हफ्ते में या एक महीने, फॉर एग्जाम्पल सब बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, सब बच्चों को लर्न हो रहा कि नहीं लर्न हो रहा है, इन चीजों को चेक करने के लिए ही टेस्ट लिए जाते हैं ताकि जब वो एंड में बैठे एनुअल एग्जाम को या बोर्ड एग्जाम को फॉर एग्जाम्पल, तब वहां पर जाके वो जो है अच्छे से परफॉर्म करे। ये मेक श्योर टेस्ट सेम चीज यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, A proper feedback mechanism was developed by the mobile phone company throughout its branches so that the actual customer response, revenue collection, employees response data can be known. जो मैं सेल्समैन है फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए मैंने एप्लीकेशन डेवलप किया कि आप डेली जो है इसमें सेल्स का जो आपका डेटा है, जो आपका फीडबैक है वो करो। उन फीडबैक को हम क्या करेंगे, मशीन से एप्लीकेशन के थ्रू कोलाज करने के बाद इन सभी को हम लोग करेंगे एनालिसिस मंथली या पीरियडिकली, चलो कह लो कि जो हमारा स्टैंडर्ड्स है वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे 8 हमारे थे जो हमारे थे प्लान, ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के कह लो स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे 7 या ऑलमोस्ट कह लो 8 के अराउंड हमारे होते हैं, स्टेप्स तो परफॉर्म करती ही है या कोई भी करता ही है प्लानिंग करते हो। इफेक्टिव प्लानिंग में ये कम से कम 7 स्टेप्स तो होने ही चाहिए। तो आगे बात करूं
तुमको पता ही है कि प्लानिंग होता है इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे मुझे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। कि हम लोग जानेंगे कि प्लानिंग में क्यों करूं। ध्यान देना, तुम लोग लिमिटेशन पढ़ोगे कि प्लानिंग में तुम्हारा कॉस्ट इन्वॉल्व तुम्हारा होता है, प्लानिंग तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड तुम्हें बनाता है, तो बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो इन लिमिटेशंस के कारण जो है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस हमारा कम नहीं होता है, बल्कि प्लानिंग किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही होता है एफिशिएंट। तो हम इस इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन में जानेंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर वो 5 स्टेप अगर फंक्शन परफॉर्म करेगा उससे कुछ टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन अगर वो प्लानिंग करेगा इनसे 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे फंक्शन, टाइम कम लगेगा। लेकिन पता होने के बावजूद भी वो पहला स्टेप क्यों परफॉर्म करे, क्यों करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे तुम्हारा इंपॉर्टेंस वाले केस में। चलो 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो अगर पहले बात करूं इंपॉर्टेंस के बारे में, तो कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है वो पूरे ही एक्टिविटी, मतलब अब इसके बाद जो होगा पूरा साल भर, उन सभी साल भर होने वाले एक्टिविटीज को एक गाइडेंस या कह लो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि प्लानिंग में हम लोग करते क्या कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और सभी ऑब्जेक्टिव सभी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल सब फंक्शंस चलो कह लो, वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही हमारे होते हैं। तो अगर प्लानिंग ही ना हो तो शायद हम ऑब्जेक्टिव ही सेट ना कर पाए कि कौन सा मेरा प्रायोरिटी है, कौन सा मेरा। तो ऑब्जेक्टिव को लेके हम कंफ्यूज होंगे, और जब हम कंफ्यूज है तो दिमाग में डायरेक्शन कहाँ है हमारे। तो मान के चलो तुम अभी क्लास 12 में हो, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे क्लास 12 में है वो सभी, उनके पास 1 साल है, वीकेंड के एक दिन ध्यान दें, हफ्ते के एक दिन बैठ के अपने सारे करियर ऑप्शन को, अपने सभी कोर्स ऑप्शन को जो 12 के बाद लेने वाले हैं फिर करने वाले हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करने रेडी हो जाए। वरना क्या होगा, 12 के बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं रहेगा, टाइम कम रहेगा ना, जो बोलेगा तुम उसमें जाओगे, लेकिन तुम कंफ्यूज होगे कि 10 लोग 10 तरह की बातें कर रही, मैं कौन सा चूज करूं। तो इस तरीके से प्लानिंग, ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस कंफ्यूजन से बचाता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पढ़ता हूं मैं यहाँ पर ध्यान धीरे धीरे कि अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। कि भैया इस साल मुझे क्या करना है, इस साल मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, इस साल किस प्रायोरिटी, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, मैं किन पे फोकस मुझे इससे ज्यादा करना है। तो बस जहां डिफाइंड हो गया, जहां पर कम्युनिकेट हो गया, बस फिक्स हमारा हो गया, तो हम चीजों को लेके कंफ्यूज नहीं है। ठीक इस तरीके से अगर तुम लोग भी अगर अपने प्लानिंग कर लो कि मुझे क्या पढ़ना आगे जाए, कैसे करना है, तो शायद तुम लोग आगे तक 12 पास हो, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम सफिशिएंट रहेगा इस प्लानिंग को करने के लिए। आगे बढ़ता हूं, जब हमारा ऑब्जेक्टिव किसी का भी क्लियर हो ना, तो कंफ्यूजन करते वक्त, फंक्शन परफॉर्म करते वक्त कंफ्यूजन ना के बराबर हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्लानिंग जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑब्जेक्टिव डिफाइन हमारा हो सके। आगे बढ़ते हैं। The obvious outcome of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused towards a particular end। ध्यान देना कि सभी के मन में पता है कि हमको यही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। क्यों? बिकॉज प्लानिंग हमने किया है। अगर प्लानिंग करते ही नहीं तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय ग्रुप कंफ्यूज होता कि भाई किसे क्या अचीव करना, कौन क्या करेगा। हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कभी स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा, देखा होगा, या फिर उसके पहले प्लानिंग बैठकर लोग करते हैं, क्यों? ताकि डायरेक्शन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे प्लानिंग हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल, suppose a company fixes a sales target under the process of planning. Now all the departments, example purchase हो, personnel हो, फाइनेंस वाले हो, सबको पता है कि इस साल मुझे हाई सेल करना है, तो वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव या अपने अपने फंक्शन उस मेन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। ठीक है, विल डिसाइड देयर ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल। ध्यान देना कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खुद मुझे क्या क्या करना होगा, क्योंकि उनको डिफाइन नहीं पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो विल डिसाइड देयर ऑब्जेक्टिव्स इन द व्यू ऑफ सेल्स टारगेट। ध्यान देना, इन दिस वे द अटेंशन ऑफ ऑल द मैनेजर्स विल गेट फोकस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। कि मैं डिफाइन कर दिया पूरा। This will make the achievement of sales target a certainty। अब तक वो टारगेट था, अब तक वो एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन वो सर्टेन टारगेट बन चुका है, बिकॉज हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर दिया। Thus, in the absence of the objective, an organization gets disabled and objective कहाँ होता है? ध्यान देना, प्लानिंग में होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेट डाउन द अंडर प्लानिंग। ध्यान देना, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का, कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है।
अब अगर मैं बात करूं अगली इंपॉर्टेंस के बारे में, तो मुझे यहाँ मिलता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क कैसे कम करता है? अगर हम मल्टीपल प्लान्स बनाते हैं और मल्टीपल प्लान्स बनाने के बाद एनालाइज करते हैं उनका रिस्क, तो प्लान ए में अलग अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, प्लान बी में अलग अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, प्लान सी में अलग अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैंने प्लानिंग किया है पहले, तो मतलब मेरे पास सफिशिएंट टाइम था ताकि मैं हर एक प्लान में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे मैं जज कर सकूं, उसे मैं एनालाइज कर सकूं, उसे मैं रैंक दे सकूं। लेकिन हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं निकालेंगे, तो शायद ध्यान देना हम जल्दीबाजी में हम कोई भी एक प्लान चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हम ठीक से एनालाइज ही नहीं कर पाए, रिस्क असेसमेंट ही नहीं कर पाए, तो क्या पता जो हमने चूज किया प्लान वो मे बी क्या हो सके, वो उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर मैंने प्लानिंग चूज किया है तो जिस भी प्लान में सबसे लेस रिस्क इन्वॉल्व होगा और रिटर्न सबसे हाई होगा, तो उस प्लान को हम चूज करते हैं। इस तरीके से ये रिस्क कम करता है, रिस्क एलिमिनेट नहीं करता, रिस्क को कम करता है, बिकॉज हर एक फंक्शन में, हर एक एक्टिविटी में बिजनेस का रिस्क इन्वॉल्व है फॉर श्योर। तो हम लोग उसी प्लान को चूज करेंगे जिसमें रिस्क सबसे कम मारा। आगे बात करूं अनसर्टेनिटी, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड मैंने कर लिया तो हम हो जाते हैं सर्टेन। ध्यान देना कि मुझे तो यही काम करना है। इतना सोचने के बाद मैंने एक को चूज किया तो हम वही काम करेंगे। ऐसा कहावत है ना कहीं कि किसी काम को करने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन जब तुमने सोच लिया है तब उस काम को करते वक्त एक बार भी मत सोचो। सेम चीज यहाँ पर है ताकि तुम सर्टेन हो जाओ। तो यहाँ पढ़ता हूँ, चलो। सो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। ध्यान देना। तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर आर एंटिसिपेटेड। हम लोग कहाँ करते हैं? डेवलपिंग प्रीमाइसिबल स्टेप में करते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं नॉलेज है, स्किल है, फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज है, वहां तक हम एंटिसिपेट करते हैं कि क्या क्या मेरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बच्चे हो, अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को फॉर एग्जाम्पल सेम केस ऑफ हिस्ट्री दे दूं, तो शायद पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे पापा जो है मोर नंबर ऑफ रिस्क या अनसर्टेनिटी लिख के मुझे दे दे कि काम करने को ये चीजें 10 चीजें हो सकती हैं और शायद तुमसे 5 या उनसे तो कम ही मुझे दो। ये कैसे होता है? ये हमारा होता है एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग प्लानिंग करते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस तुम्हारे होते हैं, ज्यादातर लोग टॉप मैनेजमेंट की टीम होते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है कि वो सभी रिलेटेड रिस्क है उसको एंटिसिपेट ऑलमोस्ट कर पाते हैं। एंड वेरियस एक्टिविटीज आर प्लान इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब उन सभी रिस्क को दिमाग में रखकर हम अलग अलग प्लान से पॉसिबल वेज बनाते हैं उन सभी चीजों को अचीव करने के लिए। सो इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For example, in order to fix a sales target, a survey can be undertaken to find out the number of new companies likely to enter the market. By keeping these facts in mind and planning the future activities, the possible difficulties can be avoided. मुझे बिफोर हैंड मैंने एंटिसिपेट कर लिया क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो पहले उन दिक्कतों के रिगार्डिंग रेडी हो गया। रेडी मतलब क्या? प्लान बना लिए कि दिक्कतें आए तो मैं ये प्लान इंप्लीमेंट कर दूंगा, ये दिक्कत है तो मैं ये प्लान इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो इससे कैसे मैं सर्टेन हूं कि किस सिचुएशन में क्या करना है और रिस्क जो है मैं कम से कम मैंने यहाँ पर अपने को लिए रखा। आगे बढ़ते हैं। सो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो ध्यान देना, प्लानिंग में ये भी करते हैं क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। एग्जाम इस चीज का ही नाम है कि मैं डिसाइड कर सकूं क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। तुम नोट्स क्यों बनाते हो एग्जाम के लिए? यही ना, कितना मुझे लिखना है, कितना मुझे नहीं लिखना है। तो अगर मैं वेस्टफुल एक्टिविटी करूंगा तो उसका बस एक ही इंपैक्ट पड़ेगा मेरे मेन एक्टिविटी में, या तो उसके लिए एनर्जी कम बचेगा, या उसके लिए हमारे पास रिसोर्स कम बचेंगे, या उसके टाइम हमारे पास कम बचेंगे, या हम उसमें फोकस कम कर पाएंगे। तो मान के चलो जो नोट्स तुम लोग पढ़ रहे हो आज स्क्रीन पे, मान के चलो अगर तुम इस नोट्स को अपने बुक से रखोगे ना और एक बार कोशिश करोगे बुक से लर्न करने का, तब तुम पाओगे नहीं प्लानिंग कितना जरूरी है। कि जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको मैंने क्या किया, इस नोट्स बनाते हुए हटा दिया, और जो उनकी इंपॉर्टेंट थी हमने नोट्स में रखा। तो इससे क्या हुआ कि हम लेस कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरा जो एनर्जी है लर्न करने का वो ज्यादा बढ़ गया। क्यों? पहले हम 100 वर्ड्स लर्न कर रहे थे लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट थे 85, ये काम के 85 है। मैं हमारे वेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, सब चीज वेस्ट नहीं होता, लेकिन प्लेस इंपॉर्टेंट चलो कह लो, उनको हम एलिमेंट कर सकते थे। तो प्लानिंग में ये भी चीज करते हैं क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, और जो मुझे नहीं करना प्लानिंग में पहले करते कि मुझे नहीं करना इसको अलग रखना है। तो चीजें जब वो चीजें आती हैं तो उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इससे मुझे हेल्प मिलता है रिड्यूस करने में ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी जो भी हमारे हैं उनको करना। फॉर एग्जाम्पल
तुम संडे बैठो और तुम एनालाइज करो कि पूरे वीक में मुझे क्या क्या करना है, तुम सुबह कितने बजे उठोगे, क्या करोगे, वगैरह वगैरह। तुम खुद फील कर पाओ कि मैं इसमें से कर सकता हूँ कैटेगराइज या एनालाइज, ये मेरा वेस्ट है, नॉन प्रोडक्टिव है, इसको निकालो, ये मुझे नहीं करना है। जब उस टाइम आएगा चीज करने का तो उसे मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारा काम आता है प्लानिंग में। तो आगे बढ़ते हैं, चलो सिंपल चीज है। तो अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना, ये मुझे पहले से पता है। तो कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हेन, where and what and why are almost decided। ये हमने पढ़ा है, पहले डेफिनेशन पढ़ लिया प्लानिंग वाला। आगे this puts an end to disorder and suspicion, ध्यान देना। डिसऑर्डर का मतलब ही क्या, कौन सा पहले कौन सा बाद में, हम उस समय खड़े होकर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। मान के चलो कि तुमने एक दिन पहले बैग रेडी नहीं किया स्कूल जाने के लिए, तुम्हारा स्कूल का बस आने वाला 2 मिनट बचा है और तुम्हें बैग रेडी करना है, तो शायद वो बैग ठीक से रेडी नहीं होगा, तुम एक डिसऑर्डर में रहोगे और तुम्हारे मन में सस्पेशन रहेगा, क्या मैं लूं क्या मैं नहीं, तो बिकॉज टाइम नहीं, तुमने प्लानिंग पहले नहीं किया। सेम चीज यहां पर होता है। इन सच ए सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। आगे बात करता हूं, इट पुट्स एन एंड टू ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कौन, प्लानिंग, हमारा ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करूं तो कॉन्सिक्वेंटली वेस्टेजेस मूव्स टुवर्ड्स नील, efficiency increases and cost gets to lowest level, ध्यान देना, ठीक है। क्या, प्लानिंग करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज डिसाइड दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर मंथ, ध्यान देना। तो फाइनेंस मैनेजर करता क्या है कि जो एलोकेशन है उस मनी का वेस्टफुल एक्टिविटीज में, उसको वो खत्म करता है, कम कर देता है, ताकि पैसे हमारे मेन एक्टिविटी के लिए क्या हो, बचे। मंथली घर में हम अपना बजट क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि पैसे है लिमिटेड, रिसोर्स हमारे लिमिटेड, तो रिसोर्स कहां कहां लगने चाहिए, कहां कहां नहीं लगने चाहिए, मैंने पहले प्लानिंग बना लिया, आगे प्लान वो पैसे ठीक से खर्च कर पा रहा हूं। आगे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ लिया, द फाइनेंस मैनेजर विल अरेंज फॉर इट इन टाइम। आगे इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, मतलब प्लानिंग, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मोर और लेस देन द रिक्वायरमेंट इन दैट पर्टिकुलर मंथ। बोथ दी सिचुएशंस आर अनडिजायरेबल इन केस द मनी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा, पैसे कम पड़े, काम ठीक से हो नहीं, बिकॉज प्लानिंग मैंने नहीं किया। The work will not be completed, and in case it is more than the requirement, the amount remain unused and cause a loss of interest। तो मुझे लॉस होगा कि मैंने प्लानिंग नहीं किया। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ प्लान के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ध्यान देना। जब टाइम मेरे पास है सफिशिएंट सोचने के लिए ना, हम अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं और उस कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्रिएटिविटी ला सके, क्या नयापन ला सके, हमारे पास टाइम होता है सोचने के लिए। इसलिए ना मैं कहता हूं कि अपने करियर के बारे में जब आज से सोचना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे पास टाइम फुल मिले और तुम एक अच्छा और इफेक्टिव प्लान कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज क्लियर दैट प्लानिंग सिलेक्ट्स द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मेनी अवेलेबल। उसको बेस्ट चाहिए, हमारे पास 100 तरह के हो सकते हैं, लेकिन 100 में कोई एक ही बेस्ट हो जो हमको सूट करेगा। तुम 100 को एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ध्यान देना। So all these alternatives do not come to the manager on their own, but they have to be discovered. सोचना पड़ता है। While making such an effort of discovery, many new ideas encourage and they are studied intensively in order to determine the best out of them। अब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मान के चलो, तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़नी है, तो मैं कौन सा पहले पढ़ूं कौन सा बाद पढ़ूं, पढ़ते वक्त चलता है पता मुझे क्या दे रही है, इसको ऐसे पढ़ते तो अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे से समराइज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही सोच लूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे पढ़ते बेनिफिट मुझे मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, चलो। जिसमें प्लानिंग इम्पार्ट्स अ रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर्स। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी आइडिया। सिंपल सा है, प्लानिंग कर रहे हैं भैया। For example, a company wants to expand its business. This idea leads to the beginning of the planning activity in the minds of the manager. होप समझ में तुम लोग को आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। लास्ट हमारा है 5 ही फंक्शन, बहुत है, 5-6 फंक्शन बहुत तुम्हारे, बिकॉज तुम्हारे पैटर्न में 6 नंबर से ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 6 पॉइंट्स लर्न करो। मैंने कहा ना वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करना, तो क्यों मैं 10 लर्न करूं, 6 ही लर्न करो और 6 को अच्छे से लर्न करो, ताकि तुम्हें कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स लर्न हो पाए। आगे बढ़ते 5वां, तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में करता हूं तो मुझे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन मिलते हैं, और उसी एक्शन के बेसमेंट साइड में करता हूं क्या मैं करूं क्या ना करूं। तो प्लानिंग ही नहीं आएगा तो हम कंफ्यूज होंगे, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक से नहीं होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन भी ठीक से हमारा नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं चलो। तो डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अंडर इट अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन। The planning sets the target for decision making. It also lays down the criteria for evaluating the course of action. हमें पता ही कैसे, हमने पढ़ रखा भी स्टेप्स वाले में। In this way, planning facilitates decision making. ठीक है, ताकि हमारे पास प्लान्स रेडी हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो इफेक्टिव है बिकॉज मैंने अच्छे से इवैल्यूएट किया है, अच्छे से मैंने प्लान किया है। लास्ट हमारा है फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में ध्यान देना। सो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, मतलब फंक्शंस वाले में, जहां तुम ये देखोगे कि तुम एक बेसिक फैक्ट वहां पढ़ोगे, जो मैंने प्लान किया, जो हम लोग एक्टिविटी हमने इंप्लीमेंट किया है, जो हम चीजों को कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मैनी टाइम क्या होता है कि ऑफ द ट्रैक चल जाता है। तो क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कोर्स, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास रेडी है, हमारे पास फॉलो प्लान्स रेडी है, जहां वो अनकंट्रोल होता है वो एक्टिविटी, हम तुरंत अपने प्लानिंग से जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में पहले प्लान किया था, तुरंत या फॉलो प्लान हमने बनाया था प्लानिंग वाले प्रोसेस में, तुरंत उस फॉलो प्लान्स को हम यूज करते हैं, जिससे हम कंट्रोलिंग करने में इफेक्टिव होते हैं। अब मान के चलो तुम किसी ट्रैक पे जा रहे हो, तो बंदून किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हो, चाहे तुम किसी फॉरेस्ट में तुम हाइकिंग के लिए जा रहे हो, वहां तुम्हारे पास डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए ना, कि पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे, फूड खत्म हो गया तो क्या करेंगे, बैटरी खत्म हो गया तो क्या करेंगे। अगर हो गया तो हमारे पास फॉलो प्लान हमेशा रेडी होता है। टी प्लान कितना कंट्रोलिंग में इफेक्टिव हमारा होता है। चलो आगे बात करते हैं। बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लानिंग, all the people working in the organization and all the departments are informed about when, what and how to do things। ध्यान देना, ठीक है, कब क्या कैसे करना है सब इनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ताकि वो कंट्रोल कर पाए अपने लेवल पर। ठीक है, बिना कंट्रोल के चीजें अनकंट्रोल वे में मुझे रिजल्ट नहीं देंगी, क्योंकि प्लानिंग में लोग फॉलो करते रहते हैं, हम लोग उसको फीडबैक लेते रहते हैं, चीजों को और बेटर हम लोग करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉलो प्लान्स में कहीं भी कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम तुरंत उसको कंट्रोल करते हो, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है प्लानिंग, ध्यान देना। सो स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन अबाउट देयर वर्क। मान के चलो कि हमने प्लानिंग कर लिया कि एक लेबर को अगर मैं एम्प्लॉय करता हूँ, 100 रुपए सैलरी पे करता हूँ पर डे बेसिस पर, तो लेबर तुम्हारा जो है दिन का 10 पीस मुझे आउटपुट बना के देना चाहिए। तो 10 पीस देना चाहिए ही मेरा क्या स्टैंडर्ड है। तो अगर लेबर मेरा जो है 5 पीस बना के दे रहा, तो मैं बोलूंगा उसका जो आउटपुट है बहुत ही कम है, लेबर को हटाओ। अगर वो 9 पीस बना के तो ठीक है, जो चलता है। अगर वो 11 पीस बना रहा है तो चलो ठीक है। तो नंबर 10 क्या है मेरा, वो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, वो मेरा एक स्टैंडर्ड है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, सबका मेजर कर रहा हूँ परफॉर्मेंस, ध्यान देना। तो अगर किसी टीचर के दिमाग में अगर है कि 70% एक अच्छा परसेंटेज है या एवरेज है मान के चलो, तो 90% वाले अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो 70 से ऊपर है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा कि 50% वाले, तो मैं बस वो स्टैंडर्ड से मैं मेजर करता हूँ, वो एक मेजरिंग रॉड मान के चलो कि जो रिजल्ट मुझे आउटकम मिला वो अच्छा है कि बुरा है। तो प्लानिंग में वो हम लोग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। सो स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन अबाउट देयर वर्क, टाइम एंड कॉस्ट। ध्यान देना, कितने पैसों में हो जाना चाहिए था, अब जो हुआ एक्चुअली वो कमी की ज्यादा है। आगे बात करूं तो अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, द एक्चुअल वर्क डन इज कंपेयर्ड, जो मैंने कहा था, with the standard work and deviations, ध्यान देना, are found out, and if the work has not been done as per the desire या फिर standard, the person concerned are held responsible। कि तुमको 10 बनाने चाहिए, तुमने 5 क्यों बनाया। तो मैं स्टैंडर्ड ही मेरे पास ना हो तो मैं कैसे उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो प्लानिंग में लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसलिए प्लानिंग क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा होता है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सिंपल है। अगर मैं आगे बात करूं तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन किसी भी प्लानिंग परफेक्ट कभी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स हमारे होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे डिमेरिट्स हमारे होते हैं। तो ध्यान है, तुम बच्चों को वो डिमेरिट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, ध्यान है, तो ताकि तुम लोग समझो कि हमको क्या सॉल्व करना है। तो अब तक जो स्कॉलर्स थे वो देखे कि इस प्लानिंग में ये सब एडवांटेजेस है, ये सब बुराइयां भी हैं। तो जो हमारे न्यू मैनेजर्स होते हैं वो उन बुराइयों को दिमाग में रखकर उन बुराइयों से बचते हैं। जब तुम्हें पता नहीं होगा कि कुछ बुरा है, तुम इनसे बचो कैसे। तो बस हमें कोर्स में, जब भी हमें कोर्स में दिया था डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ध्यान देना, लिमिटेशन का मतलब ये चीज होता है कि जो से बचना है या उन चीजों को सॉल्व करना है। तो बस प्लानिंग भली हमारा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस है, लेकिन प्लानिंग कुछ खामियां भी है। तो मैनेजर को प्लान कर तो इन खामियों को दिमाग में रखते हुए
इन खामियों से बचना है, इन खामियों को सॉल्व करना है, या इन खामियों को इस तरीके से लेना है कि ये जो लिमिटेशंस है वो इम्पैक्ट ना कर पाए हमारे प्लान्स को ध्यान देना। तो पहला क्या है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। तो रिजिडिटी मतलब भी होता है फिक्सेशन, ध्यान देना। तुम इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, ये चीज नॉर्मल है, लेकिन बस बताया गया है कि इन चीजों से बचना है किसी मैनेजर को। तो बस यहाँ तुमको दे लिमिटेशंस पे दे दिया कि तुम ऐसे ना बन जाना। तो कब बहुत बार देखा गया है कि प्लानिंग करने के बाद जो आउटकम निकलता है, जो प्लान निकलता है, लोग उस पर हो जाता है रिजिड कि मैं तो यही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो यही करूंगा, कि हमने प्लान पहले कर चुका है। तो ध्यान देना, कोई भी चीज जब कुछ काम करती है तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है, और हर एक इन्वायरमेंट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, वो हमारा होता है अनसर्टेन, वो हमारा होता है वोलेटाइल, वो हमारा होता है चेंजेबल, ध्यान देना। और इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। जब तुम प्लान कर रहे हो तो ऐसा प्लान तुम कभी मत करना, या प्लान करते तो ऐसे मत बन जाना कि तुम हो जाओ फिक्स्ड, कि हम तो रिजिड हो गए, हम चेंज 10 से मस हम नहीं होंगे, जैसा है हम वही करेंगे जो प्लान में लिखा गया है। इस वाले केस से क्या होता है कि जो प्लानिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो गबड़ा जाता है। क्यों? बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज हो गया तुरंत अभी। लेकिन हम क्योंकि प्लानिंग पे फिक्स रहे, हम उस चेंज इन्वायरमेंट को की जो थ्रेट्स हैं हमको अफेक्ट करके चला गया। तुमने कभी सुना है ना कि जो जो पेड़ आंधियों में स्ट्रेट खड़ा रहता है वो टूटता है जल्दी, जो झुक जाता है वो पेड़ तुम्हारा बच जाता है। सेम चीज है ना, तो यहाँ भी सेम चीज। तो यहाँ पे उसी पेड़ खड़े होने के बाद क्या मतलब रिजिडनेस के बारे में बात की। प्लानिंग अक्सर क्या देखा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड बना देता है कि नहीं हम तो यही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर क्या है, तो इस चीज से बचना है। तो पढ़ते यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन प्लानिंग। होता ही कि हम लोग बहुत से अजम्पशंस लेते हैं, बहुत सी चीज एंटिसिपेट करते हैं, उसके बाद अलग अलग प्लान्स करते हैं। लेकिन क्या देखा गया है कि जब टॉप मैनेजमेंट ने कुछ प्लान बना दिया तो मिडिल जो मैनेजर्स होते हैं उनके सामने कोई भी दिक्कतें आती, कुछ नया प्लान आता है तो वो चेंज नहीं करते प्लान को, वो अपने पुराने वाले प्लान पर रहते हैं फिक्स। इस वजह से क्या होता है कि वो जो इम्पैक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी अफेक्ट कर जाती है। तो फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग जो एक रिजिड बना देता है। तो meaning thereby that in case of need changes can be brought in, but it must be admitted, ये मानना पड़ेगा बेसिक फैक्ट that only small changes are possible। कि जिस प्लानिंग को हमने बनाया है 2 महीने 6 महीने साल भर लगाकर, उसको 2 मिनट में मैं चेंज कभी नहीं कर सकता। हाँ, माइनर चेंज पॉसिबल है। तो यही जो अगर मानो पूरा सिचुएशन ही तुम्हारा चेंज हो जाए, मान के चलो जो भी हमारे थे बिजनेसमैन, वो कुछ प्लान किए थे डीमोनेटाइजेशन से पहले, कुछ प्लान किए थे, अचानक से तुम्हारा क्या चला है डीमोनेटाइजेशन, तब वो रिजिड है कि उन्होंने बहुत टाइम खर्च किया प्लान में, इतना बड़ा इंपैक्ट, इतना बड़ा चेंज हो गया कि हमको समझने में टाइम लगेगा, नया प्लान करने में टाइम लगेगा। तो उतने तक हम क्या हो गए, रिजिड हो गए, और हमको इम्पैक्ट पड़ गया बहुत बड़ा। So only small changes are possible, big changes are neither possible nor in the interest of the organization. Since it is not possible to introduce desired changes according to the change situation, और तुम्हारी सिचुएशन वो तुरंत हमारा चेंज होते हैं, the organization loses many chances of earning profits. So for this limited flexibility in planning, both the internal as well as the external factors are responsible. ठीक है? These facts are called internal and external inflexibility. आगे बात करते चलो, planning does not work in a dynamic environment. Dynamic environment एक बेसिक फीचर है किसी बिजनेस एनवायरमेंट का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं और फिक्स प्लान को फिक्स बना देते हैं तो प्लान शायद काम ना कर पाए, वो प्लान शायद फ्रूटफुल ना हो, कि हमारा कंडीशन क्या है, चेंज हो रहा है, और चेंज बहुत रैपिड या बहुत फास्ट हमारा हो रहा है। तो प्लानिंग करने में टाइम ज्यादा लगता है, और ध्यान देना उस प्लान को बनाने में टाइम, प्लानिंग करने में या प्लान बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन चेंज तुरंत आ सकता है। ठीक उस तरीके से पेड़ को काटना बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन पेड़ उगाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो सेम, पेड़ काटना मतलब होता है प्लानिंग को चेंज करना, या प्लान को फॉर एग्जाम्पल जो भी नहीं फैक्टर्स हमारे हैं उनमें चेंज आने को समझ लो पेड़ को काटना, और प्लान बनाने को समझना पेड़ लगाना। तुम समझ पाओगे क्या डिफिकल्टीज यहाँ पर है। जो प्लानिंग हमारा किसी भी डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। और फ्यूचर हैपनिंग क्या हो हम बस एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होगा वो हम लोग एक्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। Since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipation are not always true. Therefore, it consider
प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक अ लीप इन द डार्क। ध्यान देना कि मैं अंधेरे में पाव बढ़ा रहा हूं, बिकॉज अंधेरे में क्या मुझे नहीं पता, सेम फ्यूचर में क्या मुझे नहीं पता, बस एस्टिमेशन करके मैं प्लान बना रहा हूं। आगे, so generally a longer period of planning makes it less effective. Therefore, it can be said that planning does not work in a dynamic environment. कि प्लानिंग बनने में टाइम लगता है और डायनेमिक एनवायरमेंट चेंज तुरंत आता है। For example, a company anticipated that government was thinking about allowing the export of some particular product. With this hope, the same company started manufacturing that particular product, but the government did not allow the export of this product. तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तो स्टॉक पाइल अप हो गया ना, तो मैं प्लानिंग तो काम नहीं किया। In this way, the wrong anticipation proved all planning wrong or incorrect. It brought loss instead of profit. या फिर जो मैंने एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बिकेगा तो नहीं, अब मैं किस कंट्री में बेचूं, किस वे से बेचूं, इसमें टाइम खप जाएगा। तो यहां होता है कि डायनेमिक एनवायरमेंट प्लानिंग मेरा काम ना करे फ्यूचर के रिगार्डिंग। आगे बात करते चलो। तो प्लानिंग गिव्स क्रिएटिविटी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग बना लेते हैं, बनाने के बाद कुछ नया नहीं सोचते हैं, जो सोच ले उसी पर हम लोग काम करते हैं। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी हमारा किल हो जाता है। जब हम किसी भी चीज के अकॉर्डिंगली, प्लान के अकॉर्डिंगली फिक्स वे में काम करना स्टार्ट करते हैं, तीन चीज हमारा तो पढ़ते हैं यहाँ पर। So under planning, all the activities connected with the attainment of objective of the organization are predetermined. क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ चल गया पता। तो बस एक रोबोट की तरह खाली काम करते जाओ, तो ये सब चीज पहले साइड हो चुका है, कुछ नया करने का अब नहीं बचा। तो यहाँ पर अगर किसी के मन में क्रिएटिविटी है तो शायद उस क्रिएटिविटी को वो क्या बोलते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? कि हर चीज करने के लिए हर एक चीज काम लिख दिए गए हैं। तो किसी भी इंप्लॉय में फॉर एग्जांपल ये पॉसिबिलिटी या फिर ऑप्शन नहीं बचता कि कुछ क्रिएटिविटी लिखा, माइनर हो सकते हैं लेकिन मेजर क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, बिकॉज हर एक चीज के बारे में कैसे होगा और कैसे वो चीज एक्टिविटी हमारे करेंगे उन सभी लिख दी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। So consequently, everybody works as they have been directed to do and as it has been made clear in the plans। ध्यान देना, तो क्रिएटिविटी का करने का कुछ ऑप्शन नहीं बचा। Therefore, it checks their incisiveness. It means that they don't think about appropriate ways of discovering new alternatives. According to Terry, planning strangulates the initiative of the employees and compels them to work in an inflexible manner. अब तुम सोचो कि अगर तुमको मैं नोट्स बना के दे दिए तो बहुत कम बच्चों का मन करेगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत मैक्सिमम बच्चों का मन करेगा, छोड़ना कौन बुक पढ़ेगा या कौन खुद का नोट्स बनाएगा, जो लिखा गया उसको लिख दो। क्या तुमने कुछ क्रिएटिविटी किया नोट्स के रिगार्डिंग? नहीं किया। जाकर तुमको मिला, तुमको लिखा है मिलकर तुमने उसे जो करता, क्रिएटिविटी क्या है ध्यान देना। ये समझो, मैं एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन तुमको नंबर उठाने के लिए या फिर समझने के लिए चीजों को तुम नोट्स ही फॉलो करो, बुक पढ़ो। लेकिन क्रिएटिविटी में कभी कभी क्या होता है, खुद के हाथ जला लेते हैं, तो वो चीज मत करना। नोट जो बना के दिया पढ़ो आराम से, बुक भी पढ़ो, मिला के पढ़ो। बाकी हम एंड में बात करेंगे क्या चीजें कैसी होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क। अगला बात जो है लिमिटेशन प्लानिंग का, वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ध्यान देना, क्यों? फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स प्लान करते हैं चीजों को, उनको हाई कॉस्ट रखे होते हैं, वो सभी बहुत ही एफिशिएंट हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनका जो क्वालिफिकेशन होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत टाइम लेते हैं। तो इस वजह से जो भी मेरे प्लानिंग का प्रोसेस है बहुत हमारा तक कॉस्टली होता है। तो इन सब कॉस्ट के बाद अगर मैं प्लानिंग को चेंज करूं तो दिक्कतें दिक्कतें तो फॉर्चून हमारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लोग कॉस्ट बचा सकते हैं प्लानिंग ना करके, तो एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, ध्यान देना। So planning is a small work, but its process is really big. Planning becomes meaningful only after traversing a long path. ध्यान देना, it takes a lot of time to cover this path. During this entire period, the managers remain busy in collecting a lot of information. Managers का salary बहुत high होता है, because expert हमारे होते हैं, तो ये high remuneration charge करते हैं। And analyzing it in this way, when so many people remain busy in the same activity, तो बाकी तो वो आपको कुछ अलग से कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो प्रोसेस भी बन जाता है, कॉस्टली बन जाता है मेरा प्रोसेस हमारा। The organization is bound to face huge cost। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं नंबर 5वें लिमिटेशन के बारे में। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्लान करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इतने सारे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, एंटिसिपेट करना, तो बहुत ही तुम्हारा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
और जिस एलिमेंट को मैं आज सोच कर फॉर एग्जाम्पल प्लान कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के अगर 6 महीने बाद अगर प्लान बन के रेडी होता है तो सेम वेदर सेम कंडीशन 6 महीने बाद ना हो, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 6 महीने बाद क्या करना है, आज बैठ के प्लान करना पड़ेगा। सेम चीज बता रहा हूँ कि तुम 12 के बाद क्या कोर्स लोगे, कौन सा चीज के लिए अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, इसमें टाइम लगेगा। तो आज से ही रेडी करो, अगर टाइम बहुत ज्यादा हो तुम अलग अलग ऑल्टरनेट ऑप्शंस को तुम इवेल्युएट कर सको। सेम चीज यहां पर भी है। प्लानिंग इज अ ब्लेसिंग ऑफ इन फेसिंग अ डिफरेंट सिचुएशन, बट ध्यान देना बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट बी फेस सडन इमरजेंसीज। तो कोई भी अगर मान लो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नेक्स्ट डे कुछ अगर पैंडेमिक आएगा तो क्या कैसे करेंगे, लेकिन अचानक से कोई पैंडेमिक अगर आ जाए तो शायद उसको हम फेस ना करें, बिकॉज प्लानिंग करने में टाइम लगता है। तो मान के जो तुम्हारा तुम प्लान नहीं कि तुम करियर में क्या करोगे, तुमने क्या किया, नॉर्मल तुमने रेस्ट किया, कल एग्जाम हो गया, तुम आराम से रेस्ट कर रहे हो, अभी भी स्लीपिंग मोड पे हो, तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया। अब ध्यान देना कि अगले 1 महीने के अंदर हर कॉलेज का एप्लीकेशन निकल के बंद भी होने वाला है, तो तुम कंफ्यूज हो कि मैं किस कोर्स में लूं, कहां जाऊं, बाहर रहूं, जमशेदपुर से यहां हो फॉर एग्जाम्पल। तो इन चीजों को लेकर कंफ्यूजन तुम्हारा होगा, बिकॉज टाइम टिकने, तो इमरजेंसी में जो प्लानिंग नहीं बनता। सेम चीज यहां पर भी है। तो आगे है सडन इमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफॉर्चून प्रॉब्लम और सम अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट, ध्यान देना, और कभी कभी थ्रेट भी हमारे होते हैं। There has been no planning for all these situations beforehand and which now requires immediate decision, ध्यान देना। अब तुम तो इंडिया में कोरोना 2020 में आया था, अचानक से केसेस बढ़ गए थे तुरंत में, तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्सपीरियंस, कोई बिफोरहैंड प्लानिंग नहीं था, तो गवर्नमेंट फर्स्ट वेव को कंटेन ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि 1 साल का प्लानिंग था तो सेकेंड वेव, ध्यान देना, ये मार्च टू हमारा जो है जून हमारा कंट्रोल हमारा हो गया। अब तुम देख लो, तो इस तरीके से प्लानिंग जो है इमरजेंसी में काम हमारा नहीं आता है। आगे बात बताऊं लास्ट हमारा जो है लिमिटेशन में, कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बातें फ्यूचर की है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जितना मैंने एंटिसिपेट किया है सब कुछ एकदम वही मुझे रिजल्ट है, सक्सेस नहीं है, बस एक वे है कि सक्सेस को मोर पॉसिबल बनाने का। ठीक है, प्लानिंग कि हाँ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के पास अगर ट्यूशन पढ़ते हो, जाते हो पढ़ने के, तो ये नहीं कि तुम टॉप कर ही जाओगे, लेकिन हाँ पढ़ने से एक श्योरिटी है कि वो टॉप करने का भी अच्छे नंबर लाने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सेम चीज यहां पर भी है। समटाइम्स द मैनेजर्स थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व्स ऑल देयर प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि प्रॉब्लम कब निकल के कौन सा है भी नहीं पता। Such thinking makes them neglect their real work, and the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization, ध्यान देना। आगे बढ़ता हूं। In this way, planning offers the managers a false sense of security, कि हाँ हमने स्टार्टिंग में इतनी सारी चीजों को सोच लिया, प्लान कर लिया, तब चीजें नॉर्मल चलेंगी, हमको बस टेंशन नहीं लेना। ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है, चीजें हर सर्कमस्टेंस पर चेंज होती है। तो यहाँ पर एक थ्रेट है, एक रिस्क है कि जो मैनेजर्स है वो आइडल बैठ जाएंगे प्लानिंग के भरोसे, और शायद वो सर्कमस्टेंस को ना भाप कर चीजों के इम्पैक्ट हमारे हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मेक देम केयरलेस, हेंस वी कैन से दैट mere planning does not ensure success, rather efforts have to be made for it, ध्यान देना। तो सभी हमारी लिमिटेशन से तो हम आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान देना। और आगे हम जो अगला जो सिर्फ एक क्लास हम प्लानिंग का और करेंगे, जहां हम समझेंगे